पता जो मैं आपको बता, देयर आर टू गॉड्स। एक, हमें जो गॉड पसंद है, बहुत बार आपने देखा होगा कि आपको एक पर्टिकुलर गॉड के साथ आपका स्पेशल अटैचमेंट होता है या गॉडेस के साथ। लेकिन आपको कौन सा गॉड ब्लेस करेगा, शायद स्मिता जी इन लोगों को बताया था मैंने, एकता जी को, कि हमें कौन सा गॉड हेल्प करेगा, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। स्कूल में जैसे फॉर एग्जाम्पल टीचर्स होते हैं, तो हमें जो टीचर पसंद है वो हमें ज्यादा मार्क नहीं देते हैं, जिस टीचर को हम पसंद है वो हमें ज्यादा मार्क देते हैं। सो वी विल हैव टू फाइंड आउट दैट गॉड। सो दैट इज फॉर मी इज लॉर्ड पद्मनाभन। आपका हम निकालेंगे तो वो आपको जल्दी ब्लेस करेगा। तिरुपति तो खैर सबको ही करते हैं, बट ज्यादा भीड़ है वहां पे। तो मैं जाती हूँ, साल में एक बार जाती हूँ, बट आई थॉट आई स्टार्ट माई बर्थडे एवरी ईयर फ्रॉम माई ओन डेटी। और अब हम पहले ओम 3 बार करेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे, फिर शुरुआत करेंगे। एक लंबी गहरी सांस, बंद कर दे कागज। और धीरे सांस छोड़ेंगे। बंद। 3 बार आप खाना खाना दे दिया हमें। मिल गया आपको? नहीं। तो मतलब नहीं दिया। अब तीसरी बार एक लंबी गहरी सांस लीजिए, हैप्पी, मेरे को कागज के पास बैठना है। हाँ हट रही हूँ, जाप कीजिए। ऐसा हमें 3 बार करना है ओम चैंटिंग। ओ, 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 ओ। रोटी दे देना। अब अपने हथेलियों को रब करके आंखों के ऊपर से फिर धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए। अगर आप म्यूट पे है तो ज्यादा अच्छा होगा, जब आपको बात करनी है तभी अनम्यूट कीजिए, ताकि बाकी लोगों को बैकग्राउंड नॉइज से डिस्टर्ब नहीं होगा। ओके। अब हम करते हैं प्रार्थना कुछ सेकंड्स के लिए। आप अपने इष्ट देवता, अपने माता पिता और जिन्हें आप गुरु मानते हैं, उनका आशीर्वाद हमारी शिक्षा के लिए लेंगे। सबका हो गया है तो हम शुरू कर सकते हैं। मैं अपने गुरु को अभिवादन करके उनका आशीर्वाद लेके सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि इस क्लास में मैं आपको जो भी नॉलेज दूंगी वो मुझे मेरे गुरु से और हमारे जो एंसेस्टर्स है और ऋषि मुनि है उन सब से मिला है। तो इसमें कोई भी ज्ञान आपको मिलता है तो उसका श्रेय उन्हें जाएगा, और इसमें अगर कोई भी गलती मेरे साथ से होती है तो वो गलती जो है वो मेरी होगी। तो आज हम क्या देखेंगे ना, हम स्थानों के बारे में देखेंगे कि जो कुंडली के भाव है, जिन्हें हम भाव कहते हैं, उसका एक जनरल डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं। बेसिकली हमारे क्लास में हम जो है ना, मैंने जो सिलेबस बनाया उसमें हम प्रॉब्लम्स के हिसाब से देखेंगे। हेल्थ इशू है तो क्या देखना है, उस कुंडली को कैसे देखना है। मैरिड लाइफ इशू है तो उस कुंडली को कैसे देखना है। ऐसे प्रॉब्लम्स की लिस्ट मैंने की है, और उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके हर प्रॉब्लम के लिए हमें 3 घर देखने होते हैं। इस चीज को हमेशा याद रखना है कि कोई भी एक भाव है, भाव सीखते समय देखना है, कोई भी एक भाव एक प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम पंचम भाव लें और बच्चों की बात करें कि संतति सुख है या नहीं, तो सिर्फ पंचम भाव देख के हम संतति सुख नहीं डिसाइड कर सकते। उसके लिए हमें 7th हाउस और 12th हाउस भी कंसिडर करना है। बिकॉज 7th हाउस जो है वो मैरिड लाइफ है, 12th हाउस जो है वो इंटीमेसी है, बेडरूम लाइफ है, ये सब है। अब
जब हम बात करते हैं जॉब की, तो जॉब के लिए हमने सिक्स हाउस देखा है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। तो जॉब के लिए हमें सिर्फ सिक्स हाउस नहीं देखना है, हमें सिक्स देखना है, टेंथ देखना है और इलेवन। ऐसा क्यों है? क्योंकि सिक्स जॉब है, लेकिन आप किस स्वरूप का काम करोगे ये आपका टेंथ हाउस बताएगा, और उस काम से आपको कितने पैसे मिलेंगे ये आपका इलेवेंथ हाउस बताएगा। तो इस प्रकार से हम प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करेंगे, और उस प्रॉब्लम को लेके हम एक एक कुंडली लेके उस कुंडली के ऊपर उसको देख के करेंगे। इसलिए मैंने आपको एक टास्क दिया हुआ है कि हर एक के पास 12 कुंडलियां होनी चाहिए। होपफुली वो इस मंथ एंड तक आपकी रेडी हो जाएगी, क्योंकि ये मैं अभी एक आपको जस्ट जनरल ले रही हूँ। फेब से जो हमारा पहला क्लास होगा, देन वी विल बी लिटिल फास्टर, क्योंकि हमें एक साल में सारा सिलेबस कवर कर लेना है। तो उसमें जो है ना, उसमें हम सूत्र भी लेंगे और कुंडलियां भी लेंगे और प्रॉब्लम भी लेंगे, और उसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि किसी भी सूत्र का खंडन करने के लिए भी कभी कभी दूसरा सूत्र होता है, वो कैसे आता है ये भी हमें देखना है। अब आज हम जो है ना, हम सिर्फ भाव को समझते हैं। उसके पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी सिग्निफिकेंट हम जब देखते हैं, तो हर प्लैनेट के सिग्निफिकेंट्स है, हर राशि के सिग्निफिकेंट है और हर भाव के सिग्निफिकेंट है। अब किसी एक राशि को लेके आप उस व्यक्ति का जो डिस्क्रिप्शन है वो बेसिक लेवल पे कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। किसी की राशि आपको पता है, जैसे किसी की राशि लियो है तो वो पर्सन अग्रेसिव है या इगोइस्टिक है, ये आप एक जनरल प्रिडिक्शन दे सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि हर लियो वैसा हो, क्योंकि लियो के फिर से तीन चरण आ जाते हैं, नक्षत्र आ जाते हैं, तो उस हिसाब से अगेन उनका जो है बिहेवियर है वो पैटर्न चेंज होता है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि भले ही उनकी राशि लियो है, लेकिन उसका स्वामी उनकी कुंडली में कहाँ बैठा है और वो कितना पावरफुल है, ये भी डिसाइड करेगा कि उनका बिहेवियर एक्चुअली कैसे होगा। इसलिए हमें जनरल प्रिडिक्शन देना नहीं सीखना है, हमें सटीक प्रिडिक्शन यानी परफेक्ट प्रिडिक्शन देना सीखना है। कि कोई भी आपके सामने आके बैठे हो और आप उनको कोई चीज बताओ, तो उन्हें ऐसे नहीं लगना चाहिए हाँ ये तो ठीक है, लेकिन ये चार लोगों के साथ तो होता ही है, पांच में से तो चार लोग ऐसे ही होते हैं। वो इतना एक्यूरेट होना चाहिए कि उस व्यक्ति को वो जो प्रेडिक्शन है ना वो सही लगना चाहिए, कि हाँ ऐसा है, ये मेरे साथ ही है। आज मैंने आज से एक्चुअली काम शुरू किया, आज मेरी एक अपॉइंटमेंट हुई। मैसेजेस तो अभी तक मैंने देखे नहीं है, तो कल मैं आराम से देखूंगी। मेरी जो गेस्ट है अभी तक है। तो आज जो अपॉइंटमेंट हुआ था ना मेरा, उनमें उनका जो कुंडली था उनका एनालिसिस करते हुए मैंने उनको बोला था कि आप चैरिटी वर्क बहुत ज्यादा करते हो क्या। एंड देन शी वॉज सरप्राइज कि ये पॉइंट उनको किसी ने बोला नहीं था, और वो बोली मैं जो चैरिटी करती हूँ मैंने आज तक किसी को बताया नहीं है। वो हमेशा गुप्त दान करती है या अननो अपना नाम बिना बताए करती है। सो शी वॉज सरप्राइज कि ये आपने कैसे बताया। इस प्रकार से प्रिडिक्शन करना हमें सीखना है, ताकि इससे दो चीजें होती है। एक तो सामने वाला जो है, जो भी क्लाइंट जिसे हम जातक बोलते हैं, ज्योतिष भाषा में हम उसे जातक बुलाते हैं, जो भी जातक आपके पास प्रश्न लेके आता है, तो उसका आप पे विश्वास बैठ जाता है। वो विश्वास बैठना बहुत जरूरी है बाकी का एनालिसिस शुरू होने के पहले, ताकि आप आगे जो भी बताओगे उस पे उसका भरोसा हो, और आप जो रेमेडी बताओगे, जो गाइडेंस दोगे, उसको सही मान के उसके जीवन में जिस पर्पस के लिए वो आया है व्यक्ति, वो पर्पस सॉल्व हो जाए, ये जरूरी है। प्रिडिक्शन देना हमारा काम है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर को उसके साथ साथ काउंसलर भी होना जरूरी है। इसलिए हमें उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझना है। व्यक्तित्व को समझने के लिए उसके भाव को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर भाव एक बॉडी पार्ट से जुड़ा हुआ है। जैसे पहला भाव जो है वो हमारे ब्रेन से या सर से जुड़ा हुआ है, जिसे हम देखते हैं। तो पहले भाव को हम क्या कहते हैं? प्रथम स्थान भी कहते हैं, और उसे हम लग्न भी कहते हैं या एसेंडेंट हाउस भी कहते हैं। तो एसेंडेंट यानी पहले भाव में जो राशि है या जो नंबर लिखा है, उस राशि का स्वामी जो है वो आपका एसेंडेंट है। वहां पे जो प्लैनेट बैठा है वो आपका एसेंडेंट नहीं है। ये बहुत बार लोग गलती करते हैं कि मान लीजिए पहले घर में अगर वहां पे जो राशि आई है और वहां कोई प्लैनेट है, राहु है मान लीजिए, तो उसको एसेंडेंट मानते हैं। तो वो एसेंडेंट नहीं है। जो राशि है उसका स्वामी जहां पे भी बैठा होगा वो उस कुंडली का एसेंडेंट है। तो सबसे ज्यादा पावर वो किसी भी घर में बैठा हो, सबसे ज्यादा पावर जो है वो एसेंडेंट जो होता है उसको होता है। अब इसे थोड़ा हम ऐसे समझेंगे कि असेंडेंट जो है वो अगर सही घर में पॉजिटिव भाव में बैठा है, उसके ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, उसके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि है, या उसका योग अच्छे से बन रहा है, मतलब क्या है कि वो अपने पूरे पूरे फल देने के लिए उस कुंडली में सक्षम है। मतलब उस कुंडली में वो कहीं पे भी बैठा हो मैक्सिमम अच्छे फल देने के लिए वो सक्षम है। लेकिन यही अगर वो व्यय स्थान में बैठा है, जैसे 6 8 12 में बैठा है,
तो क्या हो गया, वो वीक हो गया। ऊपर से उसके ऊपर शनि राहु या केतु, इन पापा ग्रहों की दृष्टि आ गई, मंगल की दृष्टि आ गई, तो फिर वो क्या हो जाता है, और वीक हो जाता है। मतलब क्या होगा, उसके जो अच्छे फल देने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो वो जो आपका एसेंडेंट है वो कितना पावरफुल है, इसके ऊपर आपके बाकी के प्लैनेट कितने ज्यादा रिजल्ट दे पाएंगे, ये निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक घर में एक व्यक्ति होते हैं, जैसे माता पिता है। तो पिता को हम इंडियन कल्चर में गृह स्वामी मानते हैं कि वो पूरा घर चलाते हैं और बाकी फैमिली उन पे निर्भर है। तो मान लीजिए कि वाइफ बहुत स्मार्ट है, क्वालिफाइड है, और बच्चे भी बहुत स्मार्ट है, बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, लेकिन जब तक पिता फीस नहीं भरेंगे, बच्चे की क्वालिटी उभर के आएगी क्या? नहीं आएगी, क्योंकि कितना भी स्मार्ट हो, स्कूल उनको तब तक नहीं लेगा जब तक फीस नहीं भरेगी। मतलब मेन पर्सन कौन हो गया? उस घर का गृह स्वामी। उसी प्रकार कुंडली में जो भी बाकी के भाव है और बाकी के ग्रह है, वो आपको अच्छे फल देने के लिए तभी निर्भर होते हैं जब उस कुंडली का लग्नेश जो है, वो लग्नेश सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। और अगर लग्नेश स्ट्रांग नहीं है, तो उसे कैसे पावरफुल किया जाए, ये भी हमें उसके साथ में देखना है। तो प्रथम भाव को हम जब देखते हैं, तो उससे हम क्या देखते हैं, उस व्यक्ति का शरीर, उसका सौंदर्य, उसका फेस कैसा होगा, उसका हेल्थ कैसी होगी, उसका आरोग्य कैसे होगा, कितने मतलब वो स्किनी होंगे, या उनकी बॉडी एथलेट होगी, या क्या होगा, ये प्रथम भाव से आता है। उनका ब्रेन, वो कितने स्मार्ट होंगे, ब्रेन स्मार्ट होंगे, कितने महत्वाकांक्षी होंगे, उनका डिसीजन मेकिंग कैसे होगा, ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी चीजें है, ये सारी हमें उस घर से पता चलती है। इसके अलावा प्रथम भाव से हमें हमारा जो घर है, कि उस पर्टिकुलर घर में हमारा जन्म क्यों हुआ है, ये निकालना भी आसान हो जाता है। क्योंकि हर कोई रैंडमली कहीं पे भी कोई भी सोल जन्म नहीं लेता है। आपका उस घर से या उस परिवार से कुछ ना कुछ पूर्व कर्म जुड़ा है, चाहे आपको उनसे कुछ लेना है जो बाकी है, या आपको कुछ देना है, इसीलिए उस पर्टिकुलर घर में आपका जो है वो जन्म हुआ है। तो बहुत बार आप देखोगे कि कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ही साधारण घर में जन्म लेते हैं, लेकिन सडनली उनके जन्म के बाद उस घर का लाइफ जो है वो पूरा चेंज हो जाता है। जैसे उनको लॉटरी लग जाती है, या जॉब में परिवर्तन आता है, कुछ बहुत अच्छी चीजें, सडनली एक बेबी लकी हो जाता है हम ऐसे। तो ऐसे क्यों होता है कि वो बेबी अपना भाग्य लेके आया है, कि उस घर के व्यक्तियों से उसका जो पूर्व कर्म में जुड़ा था, जो उसको देना था उनको, वो बाकी था, वो देने के लिए वो आया हुआ है। और एक बात होती है एसेंडेंट की, हमें एक पर्टिकुलर एसेंडेंट में, एक पर्टिकुलर लग्न में जन्म इसलिए मिलता है कि हमारा जो भी अधूरा कर्म है, जिसे हम 12th हाउस से देखते हैं, 12th हाउस से जो है वो हमारी एग्जिट है, और फर्स्ट हाउस से हमारी एंट्री है इस जीवन के प्रवास में। तो जब हमारी एग्जिट होती है लाइफ से, जब हमारा सोल हमारी बॉडी छोड़ता है, उस समय जो भी हमारा कर्म अधूरा छूटा है, या जो भी इच्छा छूटी है, उसी इच्छा को एक पुनर्निर्माण मान के फिर हमें एक नया जन्म मिलता है, और हमें नया जन्म मिलता है। इसलिए हम 12th हाउस और फर्स्ट हाउस का कनेक्शन जो है वो मानते हैं, कि जहां से एग्जिट हुई थी उसी से नया बिगिनिंग हमारा होगा। एंड दिस इज काइंड ऑफ अ साइकिल, ये साइकिल जो है वो हमेशा चलता रहता है। तो इस प्रकार हमारा असेंडेंट, हमें जब हम असेंडेंट में जो फेब से क्लास शुरू हो रही है, उसमें असेंडेंट में हम ये भी देखेंगे कि उस पर्टिकुलर असेंडेंट में आपका एग्जैक्टली कौन सा कर्म छूटा था, आपने क्या नहीं किया था। फॉर एग्जाम्पल हम लियो को अगर लेंगे, तो अगर आप लियो को देखोगे, तो जो सिंह राशि के लोग हैं वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं, फैमिली को पूरी कमांड में रखना चाहते हैं, और स्वयं के लिए भी वो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं, पर्टिकुलर होते हैं। तो उनका जो पास्ट लाइफ होता है, पास्ट लाइफ में उन्होंने अपनी फैमिली को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया था, और सिर्फ खुद के स्वार्थ के लिए उन्होंने अपना जीवन जो था समर्पित किया था, जिए थे। इसलिए उनको मरते समय वो जो एक थॉट था कि अरे मैंने ये करना बाकी है, मैंने तो मेरे फैमिली के लिए कुछ नहीं किया, ये पर्पस लेके वो नया जन्म लेते हैं। इसलिए वो अपने फैमिली में जो है वो बहुत ज्यादा फोकस रहते हैं, और बहुत ज्यादा कमांडिंग रहते हैं। तो तुला और सिंह, ये दो राशियों का पर्पस जो है वो सेम होता है। जो भी एसेंडेंट है ना, 12 एसेंडेंट्स है, 12 है, तो उनके हर दो का एक पेयर, दोनों का एक पर्पस होता है। अब वो कौन से दो पेयर है, ये हम उस क्लास में सीख लेंगे। तो हमेशा हमें एसेंडेंट को इस तरीके से देखना है, क्योंकि जब तक हमें हमारे रूट्स नहीं पता चलते हैं ना, तब तक हम अपने आप को हील नहीं कर सकते, या अपने प्रॉब्लम्स जो है उसको करेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई प्लांट लगा दिया और काफी अच्छे से प्लांट हो रहा है,
बढ़ रहा है, वो उसको हम पानी भी अच्छे से दे रहे हैं, और ऊपर से जितना हो सके उसको अच्छे से, उसके पत्ते वगैरह जो सब अच्छा है। लेकिन जब तक हम उसके रूट्स को एक प्रॉपर फर्टिलाइजर नहीं देंगे, बूस्टिंग नहीं देंगे, तब तक वो सही तरीके से नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी हर चीज जो है वो रूट्स से जुड़ी हुई है। पानी जो है वो रूट्स तक पहुंच रहा है या नहीं, जो फर्टिलाइजर है वो प्रॉपरली उस रूट्स को या उस बीज को एक ये निरोगी बना रहा है या नहीं, इन चीजों के ऊपर डिपेंड है कि वो जो प्लांट है वो कितना अच्छे से बढ़ेगा। मतलब हम ऊपर ऊपर से केयर करके, यानी कि अपने जीवन में हम आज के कर्मों में सुधार करके भी बहुत बार चेंजेस ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। हम देखते हैं कि कुछ व्यक्तियों के लाइफ का ग्राफ हम सोचते हैं कि मैंने एक्चुअली में कुछ भी पाप नहीं किया है, मैंने कभी किसी को हर्ट नहीं किया, मैंने कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया, तो मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? बिकॉज आपके जो रूट्स है ना, वहां जाके करेक्शन करना जरूरी है। आपने इस लाइफ में जो कुछ किया है, दैट इज नॉट इनफ टू गेट द बेनिफिटेड नाउ, क्योंकि आपका पास्ट जो है उसमें बहुत कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स है। इसलिए ये जो आपका पुण्य कर्म है ये जमा रहेगा, लेकिन ये आपको फ्यूचर में कभी काम आएगा, अभी काम नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपका जो पाप है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो वो क्या है और उसको कैसे करेक्ट करना है, इसके लिए हमें किस चीज की जरूरत है? हमारे एसेंडेंट से कनेक्ट होके हमारा कौन सा अधूरा कर्म छूटा था वो ढूंढने की। अधूरा कर्म ढूंढने का और एक तरीका है जो मैंने बताया था, सैटर्न से 10th हाउस जो होता है वो हमारा इनकम्प्लीट कर्मा होता है, पास्ट लाइफ से रिलेटेड। जहां पे भी आपका सैटर्न बैठा होगा, उससे 10th हाउस में जो भी 10th भाव आता है, हम सिर्फ आज भाव की बात कर रहे हैं इसलिए भाव के बारे में जानेंगे कि 10th हाउस के सैटर्न से 10th जो भाव आता है, उस भाव से रिलेटेड जो आपका कर्म है, वो उस पे अगर आप फोकस करते हो ना, तो आपके करंट प्रॉब्लम छूट जाएंगे। एग्जाम्पल के साथ अगर हमें इसे समझना है, तो मान लीजिए कि आपका फर्स्ट हाउस में सैटर्न है, फॉर एग्जाम्पल, और आपका ना करियर ठीक से चल रहा है ना मैरिड लाइफ ठीक से चल रही है, क्योंकि वो एसेंडेंट का घर है ना, तो आपकी सारी ही चीजें बिगड़ जाएंगी, कोई एक चीज नहीं बिगड़ेगी। 7th में सैटर्न है तो मैरिड लाइफ बिगड़ेगी, पार्टनरशिप बिगड़ेगी। लेकिन यहाँ हम 10th फर्स्ट हाउस का देख रहे हैं, तो आपकी कोई चीज ठीक नहीं हो रही, और आपका चाहे जहां कहीं हो। लेकिन अब हम ये एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि इसको देखना कैसे। तो फर्स्ट में आपका सैटर्न है, कोई रेमेडी आपके ऊपर काम नहीं कर रही है, आपने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स देखे वो भी काम नहीं कर रहे, बहुत सारे रेमेडीज किए, वास्तु किया, काम नहीं कर रहा है कुछ, क्योंकि आपका पास्ट लाइफ करेक्शन है ना वो नहीं हुआ है। अब उसको कैसे करना है? फर्स्ट हाउस से 10th हाउस अगर हम देखें पास्ट लाइफ कर्म के लिए, तो 10th हाउस से हम क्या देखते हैं? 10th हाउस से हम फादर देखते हैं, 10th हाउस से हम हमारा कर्म देखते हैं, हमारा वर्क प्लेस देखते हैं, जॉब हम देखेंगे 6th हाउस से, बिजनेस देखेंगे 7th हाउस से। लेकिन ऑफिस जाने के बाद हम क्या करने वाले हैं? हम कैशियर है या क्या करने वाले हैं, आईटी में है या बिजनेस में, हम क्या करने वाले हैं? हम कपड़े बेचेंगे, ज्वेलरी बेचेंगे, ये आपका 10th हाउस बताएगा। और 10th से कितने पैसे मिलेंगे, ये 11th हाउस बताएगा। तो 10th हाउस जो है, 10th हाउस से जुड़ी चीजें जब आप ठीक करोगे, तो अपने आप आपका जो फर्स्ट हाउस का सैटर्न है वो बाकी चीजें ठीक करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फर्स्ट हाउस में सैटर्न है और आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो सबसे पहली बात है फादर, हम वहां से देखते हैं। तो चाहे कुछ भी हो जाए, फादर को इंसल्ट नहीं करना है, उनको रिस्पेक्ट देना है, उनकी बातें माननी है, या उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, शांति से सुलझाना है, तब जाके आपकी सारी चीजें ठीक होंगी। अभी लगता बहुत आसान है, बट इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जब सैटर्न फर्स्ट हाउस में आता है ना, उस व्यक्ति का अपने फादर के साथ कभी नहीं बनती है। वो दोनों एक पेज पे रह ही नहीं सकते, एक साथ बात भी नहीं कर सकते, ऐसे बहुत से उदाहरण मैंने देखे। तो सैटर्न क्या करता है, वो कर्मा इतना मुश्किल होता है क्लियर करना, कि आपको अपने फादर से, मतलब उन्हें प्लीज करना है, लेकिन उनसे ही आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आएंगी, वो आपसे प्यार नहीं करेंगे, आपको जब एडमिशन लेना है, लास्ट डे और पैसे भरने उसी दिन, वो नहीं देंगे, कहीं और देंगे लेकिन आपको नहीं देंगे। यू गेट द मैक्सिमम ट्रबल फ्रॉम दैट हाउस वेर यू आर सपोज टू हील योर कर्मा। दैट इज वाई एस्ट्रोलॉजी इज द प्रिडिक्टिव साइंस, क्योंकि आपको प्रिडिक्शन तो मिला है, लेकिन वो करेक्शन कैसे करना है? यू हैव टू मेक एस्ट्रोलॉजी एज अ करेक्टिव साइंस। प्रिडिक्शन क्या मिला है कि आपको 10th हाउस करेक्ट करना है, लेकिन वो कैसे करना है, वो करेक्शन आप करोगे तब जाके आपका कर्मा जो है वो हील होगा। अब 10th हाउस में जब मैंने देखा है कि आपको फादर से जो है वो देखना है, दूसरे है आपके सहकर्मी, वहां से आएंगे, वहां से काम आता है, तो उनके साथ आपको रिलेशन अच्छे रखने हैं। तो 10th हाउस से जितनी जितनी चीजें आती है, प्रारब्ध भी हम वहां से देखते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इन सब को आपको हील करना है। तो ऐसे समय ऐसा होता है कि आपके पापा आपसे प्यार ही नहीं करेंगे, आपके सिबलिंग से ज्यादा प्यार करेंगे। बहुत से फैमिली में ऐसे होता है कि सारी प्रॉपर्टी एक सिबलिंग को दी जाती है,
एक को कुछ भी नहीं दिया जाता है। सो इट इज लाइक अ टेस्टिंग टाइम कि आपको कुछ मिले नहीं मिले, आपको अपने फादर को हेट नहीं करना है। आपको हमेशा थैंकफुल और ग्रेटिट्यूड में रहना है कि उन्होंने आपको जन्म दिया है, और इस जीवन में जो भी थोड़ा बहुत आपने सुख उपभोगा है वो सब उनके कारण मिला है। जब तक ये थॉट आपके मन में स्ट्रांग नहीं होता और आप उनको नहीं झेलते, तब तक आपकी बाकी की चीजें ठीक नहीं होगी। मैं यहाँ जस्ट एक मिनट के लिए ऑडियो होल्ड करके आपको एक जस्ट मेरा रिसेंट एग्जाम्पल बताना चाहूंगी इसी टॉपिक के ऊपर।